हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सेशन मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करने के लिए ले आया हूँ। मेरे कई यूजर्स ने कमेंट किया था कि उन्हें पार्टनरशिप डीड के बारे में जानकारी चाहिए थी कि एक स्टैंडर्ड पार्टनरशिप डीड कैसे बनाएं और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लोग मोस्टली गलतियाँ कर जाते हैं। तो वो सब गलतियों से बचने के लिए छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो फ्यूचर में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उन सब पे एक एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा मैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, वहाँ से स्टार्ट करूँगा, कैसे बनाई जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कितने तरीके से आप बनाएं तो आपको एक आगे चल के परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वैसे तो पार्टनरशिप डीड का कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि आप अपने अनुसार ही कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ही जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि भागीदारी फर्म और फर्म का नाम की परिभाषा भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभ में अंश पाने का करार किया है जो उन सब के द्वारा या उनमें से ऐसे किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाता है। वह व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है वस्तुतः भागीदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जाता है वह फर्म नाम कहलाता है। ठीक है, भागीदारी परिस्थिति से श्रेष्ठ नहीं होती। एचयूएफ जो होती है परिस्थिति विशेषकर हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत के कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं ऐसे में भागीदार नहीं होते हैं, एचयूएफ नहीं होते भागीदार। भागीदार का मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो जो सबसे पहले मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे फ्यूचर में और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप अपने जो जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको अगर कोई अपडेट चाहिए होती है तो मेरे पोर्टल पे सबसे पहले आती है। मैं लाने का प्रयास करता हूं कि जिससे लोगों के क्वेरी या कन्फ्यूजन जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी देखे इस वीडियो को वो उचित लोगों के पास पहुंच सके। आप लोगों से निवेदन है कि इस मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इस वीडियो को तो ज़रूर करिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी नहीं समझाते। मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो स्टाम्प के बारे में बात नहीं करता, मैं सिर्फ सीधे डीड पे आता हूँ। ठीक है, ये आपने हेड डाल दिया। ठीक है, आप यहाँ पे डीड भी लिख सकते हैं, पार्टनरशिप डीड भी लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आए, चाहे डीड लिखिए या पार्टनरशिप डीड लिखिए। तो सबसे पहले जो लिखना चाहिए, दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड एट लखनऊ यूपी ऑन दिस द डे, मतलब जिस डे को आप बना रहे हो यहाँ पे वो डेट पड़ती है। सपोज दैट मैं अगर आज से शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 15 अक्टूबर डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना 15 अक्टूबर डाल दूंगा। ठीक है, समझ में आया कि जिस डेट में आप बना रहे होते हैं उसी डेट का यहाँ पे एंट्री की जाती है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है पार्टनर की डिटेल। पार्टनर की डिटेल में आप पहले उसका नाम, फिर पिता का नाम, फिर उसकी एज, फिर उसका एड्रेस, फिर उसका आधार कार्ड नंबर, फिर उसका पैन कार्ड नंबर, आप चाहें तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आपको जो ठीक लगे। मतलब मैंने एक अपनी तरफ से बनाया हुआ है। उसके बाद हेयर इन आफ्टर कॉल द पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्टनर, जिसको भी फर्स्ट पार्टनर रखना है उसकी ये डिटेल्स मस्ट होती है। और फिर आप सेकेंड पार्टनर भी ऐसे एज इट इज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेकेंड पार्टनर भी कर सकते हैं। सारी डिटेल, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपको डिटेल डालनी हो सब कुछ करके सेकेंड पार्टनर हो गया।
अब बात करते हैं वेयर द पार्टीज here to have mutually decided to start the business। अब बात आती है बिजनेस जो स्टार्ट करेंगे, कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे उसके बारे में ये डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट की जाती है। जो भी ऑफ द आर्किटेक्चरल सर्विसेज इंटीरियर और काउंटर एंड डिफरेंट कैटेगरी और एनी अदर बिजनेस पार्टनरशिप ऑन सच टर्म एंड कंडीशन व्हिच आर अपेयरिंग हियर इन आफ्टर आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस की डिटेल डालेंगे जो करने वाले हैं आप दोनों म्यूचुअली एग्रीड होके। मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। आपको जरा सा भी ये वीडियो अगर आपने देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो पार्टनरशिप डीड आप चुटकियों में बनाएंगे। यूँ समझिए आपको जो कन्फ्यूजन होती है कहाँ पे कौन सा हेड रखना चाहिए उसके बारे में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये फॉर्मेट भी चाहिए तो मैं आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, अपना यही फॉर्मेट आप मुझे डीएम करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये जो फॉर्मेट है प्रोवाइड भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो चलिए अब बात आती है बिजनेस एक्टिविटी। सबसे पहले जो हेड आता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बिजनेस नेम एंड एक्टिविटी। आप चाहे एक्टिविटी को वो जो ऊपर हमने बिजनेस का चीज़ें डाला हुआ है आप नीचे भी डाल सकते हैं, वही एज इट इज, थोड़ा सा चेंजेस होगा लेकिन सबसे पहले नेम आपको डालना होगा दैट द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप शैल बी कैरिड ऑन अंडर द नेम। जिस नाम से मैंने यहाँ पे XXS कराया हुआ है आप यहाँ पे ABC कंपनी लिमिटेड, ABC फर्म्स या XYZ फर्म, XYZ में कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, XYZ फर्म। ठीक है, जो भी आपको करना है, कंसल्टेंट, एसोसिएट, कंस्ट्रक्शन, इंटरप्राइजेज, जो भी आपको रखना है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट एक्टिविटी दैट द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप शैल बी कैरिड द लखनऊ और एनी अदर प्लेस। मतलब मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ से बेसिकली बिलोंग करता हूँ तो मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। तो ये जो डीड हो रही है कि लखनऊ या कोई अदर प्लेस पे भी म्यूचुअली हम एग्रीड होके बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, ये जो बात की जा रही है लखनऊ के बारे में। ठीक है, ये ठीक। अब दूसरा जो पॉइंट है दैट द बिजनेस ऑफ पार्टनर शैल बी आर्किटेक्चरल एंड डिफरेंट कैटेगरी और एनी अदर बिजनेस पार्टनर्स मे बी एग्री टू कैरी ऑन द फर्म टाइम टू टाइम। अगर दोनों पार्टनर एग्री करेंगे तो फ्यूचर में और भी बिजनेस चेंजेस कर सकते हैं और भी ग्रो अप कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला हेड, बिजनेस नेम एंड एक्टिविटी। ठीक है, इसमें आप नेम डालेंगे, अपनी एक्टिविटी डालेंगे। ठीक है, फिर आता है सेकेंड नंबर, प्लेस ऑफ बिजनेस। आप यहाँ पे जो आपका फर्म का एड्रेस होगा वो डालेंगे जिस पे आप रजिस्टर्ड करा रहे होंगे, जिस पे आप रजिस्टर्ड करा रहे होंगे उसका आप नाम डालेंगे। ठीक है, आप उसका एड्रेस डालेंगे। जैसे आप जो बिजली के बिल पे आपके होगा जो वही आपका एड्रेस हो जाएगा। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट लेके रखा है, ओन्ड है तो ओन्ड का डालेंगे, रजिस्ट्री के जो पेपर पे एड्रेस होगा वो डालेंगे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस आपको डालना रहता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर आता है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। आप यहाँ पे लिमिटेशन भी लगा सकते हैं और कोई लिमिटेशन भी नहीं लगा सकते। जो आपकी कंडीशन, जो आपकी इच्छा करे वो एज इट रख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे मेरे केस में क्या है दैट दिस पार्टनरशिप शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 10th ऑफ द डे। मतलब मैं अगर यहाँ पे 15th कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, 15th ऑफ द डे, और द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप विल बी एट विल। मतलब जब तक आप चाहोगे तब तक चलेगी। ठीक है, जब तक दोनों पार्टनर चाहेंगे तब तक ये पार्टनरशिप डीड चलेगी। ठीक है, अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग रेशियो भी निर्धारित कर ले, कितना रहेगा
जैसे आप ये कैपिटल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ द फर्म कितना लगा रहा है, किस रेशियो में लगा रहा है, वो आप अपना चाहे 50-50 कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे केस में 90-90 है, आप यहाँ चाहे तो 50 भी कर सकते हैं, दोनों का 50 हो सकता है, कोई समस्या नहीं। जिस रेशियो में आप चाहें वो आप म्यूचुअली एग्रीड करेंगे दैट द नेट प्रॉफिट शैल द पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर द डिडक्शन ऑल टैक्स पेड रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सैलरीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस एज वेल द इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन पेएबल टू वर्किंग पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द डीड ऑफ द पार्टनरशिप शैल बी डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पार्टनर्स ऑन द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर इन द फॉलोइंग रेशियो। जो रेशियो आप निर्धारित करेंगे उस रेशियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर मिलेगा, ठीक है। द लॉस ऑफ इफ एनी इंक्लूडिंग लॉस ऑफ कैपिटल सफर्ड इन एनी ईयर शैल आल्सो अप्रोप्रिएटेड इन द अबव रेशियो। जैसे अगर लॉस भी होगी तो वो भी आपको अप्रोप्रिएट रेशियो में ही आपको बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैपिटल की बात होती है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कर सकते हैं। द कैपिटल फर्स्ट पार्टनर, चाहे यहाँ पे आप फर्स्ट पार्टनर मैंने लिखा है, आप यहाँ पे लिखेंगे द कैपिटल पार्टनर कंट्रीब्यूटली, या यहाँ पे बोथ पार्टनर, अगर दोनों पार्टनर लगा रहे हैं तो आप यहाँ फर्स्ट की जगह बोथ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन लगा देता हूँ फर्स्ट ऑब्लिक बोथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑब्लिक बोथ, मतलब जो भी आपके केस में अप्लीकेबिलिटी हो आप यूटिलाइज करिए। फर्स्ट या बोथ पार्टनर कंट्रीब्यूट इनिशियली कैपिटल 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ या 10 रुपीज़ या 10,000, जो भी आप वो इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फर्दर पार्टनर शैल कंट्रीब्यूट कैपिटल अकॉर्डिंग नीड्स of the business as may mutually agreed upon. Partner shall entitled to receive the interest. जितना पार्टनर अपनी कैपिटल लगाएगा उसको रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिख देता हूँ, ठीक है। 40B में ये प्रेस्क्राइब्ड है, 40B के 4th सेक्शन में, कि आपको 12% पर एनम रेम्युनरेशन के तौर पे कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा जितनी आप कैपिटल लगाएंगे पार्टनर, ठीक है। अब सैलरी और रेम्युनरेशन की बात करें कि सैलरी और रेम्युनरेशन कैसे होगी। दैट द पार्टनरशिप, ये पॉइंट्स मतलब मैं आपको हेड की बात कर रहा हूँ, इस हेड में आप रखेंगे एक एक ब्रीफ करके एक एक पॉइंट अपने। आप जरूरी नहीं कि मेरी ही लैंग्वेज यूज करें जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, आप दूसरी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है अपना एक डीड का फॉर्मेट, लेकिन अगर आपको इसको चाहिए होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मुझे डीएम करिए व्हाट्सएप पे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो मैं आपको ये दे दूँगा, ठीक है। अब सैलरी एंड रेम्युनरेशन की अगर बात करें, दैट द पार्टनरशिप फर्म शैल पे सैलरी रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। यहाँ पे आप कंडीशन डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं कि जो वर्किंग पार्टनर रहेगा उसी को सैलरी या रेम्युनरेशन दिया जाएगा। जो पार्टनर अगर वर्किंग नहीं है तो उसको सैलरी या रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये डीड में डाल देंगे तो कंडीशन फुलफिल होगी। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं कि भैया हम तो अपना डाल के और किनारे वो ले रहे हैं, सिर्फ हम इंटरेस्ट लेते रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, तो उनको सैलरी देने का कोई भी अधिकार नहीं, उनको सैलरी मिलने का कोई भी अधिकार नहीं, अगर आपने ये पॉइंट मेंशन करके रखा है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है। दैट द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रेम्युनरेशन पेएबल टू द पार्टनर शैल बी डिटरमाइंड एज अस अंडर। ये जो पार्टनर को सैलरी मिलती है वो कुछ इस तरीके का जो कंप्यूट किया जाएगा। ऑन द फर्स्ट 3 लाख बुक ऑफ द प्रॉफिट 150 का 90%, फिर ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%। इसके लिए मैंने प्रीवियस में वीडियो जो भी बना के रखा है, अब इंक्रीज कर दी गई फाइनेंस बजट 2024 में। ये जहाँ पे 1.5 लाख है यहाँ पे 3 लाख हो गई, टोटल 6 लाख हो गई है। जो पहले 3 लाख ही मिलती थी हम सबको, अब वो टोटल 6 लाख तक रेम्युनरेशन क्लेम कर सकते हैं। 6 लाख का 90%, फिर बैलेंस अमाउंट पे 60%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस आ गया। मैंने देखिए नीचे लिखा भी हुआ है
कि द एग्रीगेट सैलरी रेम्युनरेशन शैल बी डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हाउएवर पार्टनर्स शैल द विद म्यूचुअल कंसर्न मे ड्रॉ सैलरी लेसर देन मेंशन अबव। लेकिन उसके बाद भी मैंने क्या दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ द अबव कंप्यूटेशन बुक प्रॉफिट शैल मीन बुक प्रॉफिट्स एज डिफाइंड द एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 40B द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एनी अदर रिलेवेंट provision that may be applicable for the assessment of the partnership firm for the relevant accounting year। मैंने ये पॉइंट जरूर आप लिखेंगे अपनी पार्टनरशिप डीड में, इसलिए लिखेंगे कि जब कोई चेंजेस होता है, जैसे अब रिसेंटली ये डीड जो बनी है रिसेंटली जो चेंजेस हो गया है वो वाला चेंजेस भी इम्प्लीमेंट उसमें हो जाएगा, वो कोई भी रूल फॉल्ट नहीं होगा, आप यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर कोई चैलेंज भी करता है तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब 7वां नंबर आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी डालना जरूरी होता है। जैसे मैंने लिखा द फर्म शैल रेगुलरली मेंटेन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ द ऑल इट्स ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी द प्रॉपर्टी बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच शैल ऑर्डिनरी टू कीप द फर्म प्लेस बिजनेस। मतलब जो फर्म की लायबिलिटी और असेट्स के जितने भी ट्रांजैक्शन सबकी डिटेल फर्म के प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखी जाएगी। द अकाउंटिंग ईयर shall be financial year 1st of April onwards and the balance sheet shall be properly audited and the same shall be signed by the all partners। मतलब every partner shall have access to books and to write the verify their correctness। मतलब जो बैलेंस शीट तैयार होगी उस पर दोनों पार्टनर के या सभी पार्टनर के साइन होंगे और उसके सबको अधिकार होगा कि उसकी जो सत्यता को जांच करे और गहनता से जांच कर पाए, वो दोनों पार्टनरों को या सभी पार्टनरों को अधिकार होगा। ये पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये पॉइंट आप चाहे हटा भी सकते हैं। एवरी पार्टनर शैल बी हैव एक्सेस, यहाँ पे आप फर्स्ट पार्टनरशिप लिख सकते हैं या आप सेकेंड पार्टनर लिख सकते हैं। जिस पार्टनर को इंडिविजुअल दिया जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो मैंने हेडिंग की बात करी है, हेडिंग ये जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इसी में ये भी है कि मैं थोड़ा सा ये दैट द फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप शैल बी टेकन द फर्स्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस शैल असेट्स एंड लायबिलिटी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शैल बी वर्कड आउट द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर शैल बी डेबिटेड द क्रेडिट अकॉर्डिंगली। तो ये डिफरेंट चीज़ें मैंने डाल के रखी हैं। दैट नो पार्टनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सनल डेब्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर। ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं लिखना, इसलिए कि किसी और पार्टनर का पर्सनल डेब्ट्स का जिम्मेदार दूसरा पार्टनर नहीं होगा, ठीक है। अब आता है कि ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, ये था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अब ये जो पॉइंट आता है ये ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट की कौन करेगा बैंक का ऑपरेशन, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी कर सकते। जैसे मैंने लिखा है दैट द बैंक अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप शैल बी ऑपरेटेड अंडर द इंडिविजुअल सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट पार्टनर एंड बीइंग आल्सो अपॉइंट एज अ ऑथराइज्ड सिग्नेचरी ऑफ द पार्टनरशिप हेयर कॉन्स्टिट्यूटेड। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्टनर को ही प्रायोरिटी दी है और फर्स्ट पार्टनर को ऑथराइज सिग्नेचरी बना दिया है, ठीक है। तो ये मेरे केस में, आपके केस में हो सकता है सेकंड पार्टनर सारा एक्टिव रहे तो वो सेकंड पार्टनर अप्लाई हो, या बोथ पार्टनर करे तो बोथ पार्टनर। लेकिन ऑथराइज सिग्नेचरी कोई एक ही होगा, सभी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। दैट द फर्म शैल मेंटेन वन आर मोर देन वन बैंकिंग अकाउंट विद द वन आर मोर बैंक रेपुटेड। मतलब ये डिफरेंट चीज़ें हैं। द फर्म शैल इंटाइटल द बोरो मनी, मतलब फर्म लोन भी ले सकती है, ठीक है। अब आती है विथड्रॉल की, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ईच पार्टनर शैल बी इंटाइटल टू विथड्रॉ ओनली आउट ऑफ दिस शेयर ऑफ द प्रॉफिट which will be determined after the close of the year as shown by the books of accounts or out of the other credit balance on his capital accounts or loan accounts। जो आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो रहेगा उसी रेशियो में आप बिल्कुल अपने प्रॉफिट का या रेम्युनरेशन का या इंटरेस्ट का
पार्ट निकाल सकते हैं, आपको पूरा अधिकार होगा दोनों पार्टनरों को, ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब आती है बात ये भी 9 नंबर के बाद रिस्ट्रिक्शंस की ऑफ द पार्टनर। मतलब रिस्ट्रिक्शन भी लगाना जरूरी है, नहीं तो पार्टनरशिप बना के और पता चला कि बाद में समस्या क्रिएट हो रही। ड्यूरिंग द कंटिन्यू ऑफ द पार्टनरशिप नो पार्टनर शेल विदाउट द प्रीवियस रिटन कंसर्न ऑफ द अदर पार्टनर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्शन रहेंगी पार्टनरों को दोनों को। सबसे पहले असाइन टू मॉर्टगेज और क्रिएट एनी चार्ज ऑन हिज शेयर और इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप और मेक एनी पर्सन आई पार्टनर विथ हिम देयर इन, कि मतलब जो दूसरे पार्टनर का शेयर है उसको आप बिना उसकी जानकारी के नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको मॉर्टगेज नहीं कर पाएंगे, या उसके शेयर का इंटरेस्ट कुछ भी आप उसको यूटिलाइज बिना उसकी कंसर्न के नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे पार्टनर डू एनी एक्ट एवर बाय द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में बी इंडिजर्ड, ठीक है। ये भी डिटेल है कि मतलब मैंने ऊपर कर दिया कि बिना कंसर्न के, रिटन कंसर्न के, मतलब लिखित शपथ पत्र कह सकते हैं। जब तक लिखित कंसर्न नहीं होगा तब तक ये मतलब फर्म पैसे उधार नहीं ले सकती है, फर्म के नाम पे बारो मनी, ड्रॉ, एक्सेप्ट, इंडोर्स एनी बिल ऑफ द एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, हुंडी ऑन द अकाउंट ऑफ द फर्म, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, डिस्पोज ऑफ, प्लीज, सेल ऑफ, अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, प्रॉफिट हिज रेम्यूनरेशन। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाना जरूरी है। ये चीज़ें भी नहीं रहेंगी तो पार्टनर एक दूसरे के अधिकार का दोहन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आती है ड्यूटीज एंड ऑफ द पार्टनर्स। कुछ ड्यूटी भी दिया जाना जरूरी है पार्टनर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे है ड्यूरिंग द कंटिन्यू ऑफ द पार्टनरशिप एवरी पार्टनर शेल डिलिजेंटली अटेंड द पार्टनरशिप बिजनेस। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कि डिलिजेंटली मतलब बिजनेस अटेंड करेंगे, ये नहीं कि पार्टनरशिप बन के फिर मतलब टहल रहे हैं, उसके बाद कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगला स्टेप है पंक्चुअली पे द सेपरेट डेब्ट्स एंड इंडिफाई द अदर पार्टनर एंड द असेट्स ऑफ द फर्म अगेंस्ट द सेम ऑल द एक्सपेंसेस देयर ऑफ। तो ये ड्यूटीज भी डिटेल्स के बारे में मैं नहीं ज़्यादा डिस्कस करूँगा, लेकिन मतलब ड्यूटीज़ में भी मैंने कई पॉइंट्स डाल के रखे हैं, आप इस सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आपको चाहिए होगा मैं पोर्टल पे डाल दूंगा। मैं आपको बस हेड टू हेड के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या हेड डालने ज़रूरी होते हैं। अब आता है रिटायरमेंट एंड द डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है तो उसके भी कैसे किया जाए, उसके शेयर को बंटवारा कैसे किया जाए। तो ये छोटा सा पॉइंट है दैट एनी पार्टनर डिजायरिंग टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव द 3 मंथ नोटिस। अगर रिटायर होना चाह रहा है तो 3 मंथ का नोटिस देगा इन रिटिंग टू द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। मतलब रिटायर होने के लिए वो 3 महीने का नोटिस पहले से ही दे देगा, मैं अब 3 महीने बाद रिटायर हो जाऊंगा। On the dissolution of the firm, assets and liabilities shall be determined and the retiring partner shall be paid of the share found to his credit, ठीक है। मतलब अगर 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर जाना चाह रहा है तो फर्म तो सीधी सी बात डिसल्यूट होगी, तो सारी असेट्स एंड लाइबिलिटी डिटरमाइन की जाएंगी और रिटायरिंग पार्टनर को अगर उसका कुछ क्रेडिट आ रहा है तो पेमेंट किया जाएगा। दैट इफ पार्टनर रिटायर्स bankruptcy or dies, his her share of profit or loss and assets and liability including goodwill shall be payable to him, her or his her legal higher successor, legal representative or nominee as the case may be। अगर कोई पार्टनर की डेथ या बैंक्रप्टी हो जाता है, ठीक है, तो वो अलग अलग केस में उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन सभी को मतलब शैल बी पेएबल टू हिम, उन सभी को पे किया जाएगा। यहाँ पे जो बैंक्रप्टी है ये पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। ये बैंक्रप्टी का जो पॉइंट है मतलब इसका कि अगर कोई बैंक्रप्टी हो जाता है या तो उसके बिहाफ पे जो वो उसके ऑथराइज लीगल हायर्स होंगे वो पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब आता है एडमिशन ऑफ द फर्म,
ठीक है। नए पार्टनर को एडमिशन करने के लिए भी पॉइंट होना जरूरी है पार्टनरशिप डीड में। द पार्टनर्स में बी एडमिट द न्यू पार्टनर्स अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एंड सच द मे एग्रीड अपॉन। ठीक है। फिर चौथा नंबर पे आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म को डिसोल्यूट करने का भी नियम जरूरी है बताना कि retiring of the partner 3 month notice the rating the partner expect the unless the previous partner separate the firm shall be even the death retirement disqualification etc। मतलब उसके कई कारण हो सकते हैं फर्म डिसोल्यूट के कि दो पार्टनर हैं, एक बैंकरप्टी हो गया या एक की डेथ हो गई या एक डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब उसने नॉर्म से काम नहीं किया। तो वो सब कंडीशन है, उन सब कंडीशन में अलग अलग चीज़ें हैं कि बैंकरप्टी और डिस्क्वालिफिकेशन में तो कोई भी पेमेंट उनका क्रेडिट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर रिटायर या डिसीज्ड हुआ है तो उसके जो लीगल हायर एंड हायर्स होंगे उनको पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट भी मेंशन किया, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द डिस्क्वालिफिकेशन बैंकरप्टी ऑफ द पार्टनर नो एनी टाइप ऑफ पे टू लाइबल ऑफ द फर्म हिज हायर और हायर्स सक्सेसर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉमिनीज। ठीक है, मतलब यहाँ ये चीज़ें जरूर मेंशन करिएगा कि बैंकरप्टी या डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन में कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। अब आता है आर्बिट्रेशन। अगर कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसके बारे में क्या चीज़ें प्रस्तावित की गई हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। whenever there by any difference of opinion or any dispute between the partners and partners shall refer to same and arbitration of two arbitration bench. Each party shall appoint one arbitrator and arbitrators so selected shall appoint one umpire। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि दोनों पार्टनर एक एक अपना आर्बिट्रेटर लाएंगे और दोनों में से किसी फिर एक जो उसकी बेंच बैठेगी उसमें से किसी एक को अंपायर भी बनाया जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति और आएगा जो अंपायर रहेगा, उन दोनों के बेंच में बैठ के जो फैसले का अंतिम निर्धारण करेगा। ठीक है, द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग द पार्टीज ऑफ द आर्बिट्रेशन। मतलब जो आर्बिट्रेशन के द्वारा बाइंडिंग होगी दोनों पार्टियों के लिए फाइनल होगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन विल बी कैरिड एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिक्लेशन एक्ट इन फोर्स। जो एक्ट के फोर्स इसमें करता है वो एज ए नॉर्म्स बात होंगी। ठीक है, the decision of the arbitration so nominated shall be final and binding on all partners. Such arbitration proceedings shall be governed by the Indian Arbitration Act which in force। जो आर्बिट्रेशन के द्वारा डिस्कशन किया जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा, वो एज ए नॉर्म्स इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत होगा। ठीक है, अब लास्ट में सबसे लास्ट पॉइंट है रिवीजन ऑफ द डीड। अगर कोई चीज़ें जैसे इनडिफाइन होती हैं, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई चीज़ मान लीजिए नोटवाइजिंग एनीथिंग स्टेटेड और प्रोवाइडेड हियर इन द पार्टनर शैल हैव फुल पावर टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ मॉडिफाई ऐड अल्टर। मतलब अगर कुछ जरूरत पड़ी आर्बिट्रेशन के द्वारा कि कुछ चीज़ें इसमें मॉडिफाई करनी जरूरी थी तो वो अल्टर भी की जा सकती है, ऐड भी की जा सकती है, डिलीट भी की जा सकती हैं पार्टनरशिप डीड में। फ्यूचर में भी जब रिवीजन किया जाए डीड को, कोई नई डीड बनाई जाए, नया पार्टनर आए या वही पार्टनर रहें, दोनों पार्टनर जब रिवीजन करें नई तो डीड में जो भी चेंजेस होने रहे वो किए जा सकते हैं, उसके बारे में भी मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट्स मैंने अपने अकॉर्डिंगली निकाल के रखे थे, जो 16 पॉइंट मेरे हिसाब से थे। रिवीजन ऑफ द डीड और आर्बिट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, restriction of the partners, withdrawals, operation of bank accounts, books of the accounts, फिर सैलरी एंड रेमुनरेशन, कैपिटल ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस नेम एंड एक्टिविटी। तो ये मेजर पॉइंट्स मैंने पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में मैंने ब्रीफ डिस्कस किया, अपने द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। अभी भी आपकी क्वेरी या कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये डीड का फॉर्मेट भी चाहिए वर्ड का तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं
क्योंकि वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके मुझे हाई का मैसेज डाल के सर ये मुझे पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा ये डीड का फॉर्मेट। तो लेकिन बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स टॉपिक जो मुझे लगता है कि आप लोगों के द्वारा शेयर किया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, वो उस पर वीडियो सेशन ले आता हूँ और फिर ब्रीफली समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपके जो क्वेरी है कन्फ्यूजन ब्रीफली डिस्कस करके आपको क्वेरी कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे फ्यूचर में और भी ऐसे अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।